बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 11 जंतु और पादप में परिवहन। बच्चों इस पाठ को पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने ये अच्छे से समझ लिया था कि किस तरह से पौधों और जंतुओं के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का या उपयोगी पदार्थों का परिवहन किया जाता है, किस तरह से हम मनुष्य के शरीर में परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र अपना कार्य करते हैं। बच्चों इस भाग में करेंगे हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो जल्दी से अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें कॉलम ए के अंदर कुछ संरचनाएं दी गई है और कॉलम बी में जो है विभिन्न प्रक्रम दिए गए हैं, इनका सही मिलान हमें करना है। तो बच्चों कॉलम ए में सबसे पहले दिया गया हमें रंध्र। तो बच्चों रंध्र के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। दूसरा है बच्चों जाइलम। तो जाइलम क्या करता है बच्चों, पौधों के अंदर जल का परिवहन करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा जाइलम में जल का परिवहन। नेक्स्ट है बच्चों मूलरोम। बच्चों मूलरोम क्या करेंगे, जल का अवशोषण करते हैं। और नेक्स्ट है फ्लोएम। बच्चों फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, भोजन का परिवहन होता है। जो हरी पत्तियां भोजन का निर्माण कर रही है वह फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें हमें सही शब्दों से पूरा करना है। तो पहला कथन है बच्चों कि हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन डैश के द्वारा होता है। बच्चों क्या पूछा गया है कि रक्त जो है वो हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है, किसके द्वारा बच्चों, धमनियों के द्वारा। तो क्या आ जाएगा बच्चों कि यहाँ पर धमनियों के द्वारा हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन होता है। नेक्स्ट है बच्चों हीमोग्लोबिन डैश कोशिकाओं में पाया जाता है। बच्चों हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन किस में मिलता है, लाल रक्त कोशिकाओं में मिलता है, यानी कि आरबीसी में मिलता है। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है धमनियां और शिराएं डैश के जाल द्वारा जुड़ी रहती है। बच्चों पढ़ा था हमने कि जो धमनियां होती है और शिराएं होती है वो छोटी छोटी केशिकाओं में विभाजित होती है। धमनियां जो है वो केशिकाओं में बढ़ जाती है और ये केशिकाएं जो होती है वो मिलकर वापस से शिराओं का निर्माण कर लेती है। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर केशिकाएं। नेक्स्ट है हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है, हृदय स्पंद कहलाता है। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये कहलाता है हृदय स्पंद। हार्ट बीट जो है वो किसके कारण होती है, हृदय के लयबद्ध विस्तार और संकुचन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद डैश हैं। बच्चों हमने पढ़ा था कि जंतुओं के अंदर उत्सर्जी पदार्थ किस पर निर्भर करता है, उन्हें जल की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करता है। तो मनुष्य के अंदर जो उत्सर्जी उत्पाद है क्या है बच्चों, यूरिया है। हम जो है यूरिया के रूप में इस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पसीने में जल और डैश होता है। क्या होता है बच्चों, जल के साथ साथ पसीने में लवण भी उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, हम इसे मूत्र या यूरिन कहते हैं। हम जो है यूरिन के रूप में द्रव पदार्थ के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में डैश द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। बच्चों किसके द्वारा होता है ये चूषण अभिकर्षण बल, उपस्थित वाष्पोत्सर्जन के कारण। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर इस कार्य में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है ये चूषण बल, वाष्पोत्सर्जन इसके द्वारा जो है चूषण बल उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों पादपों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है बच्चों, पादपों के अंदर जो है विशेष संवहन ऊतक पाए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं, जाइलम कहलाते हैं। तो जल का परिवहन किसके द्वारा होगा, जाइलम के द्वारा। और भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है बच्चों, फ्लोएम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर और पॉलीथीन की थैली से ढककर। तो बच्चों कैसे होगा इसमें वाष्पोत्सर्जन की दर कब बढ़ जाएगी, जब हम उसे पंखे में रखेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन की दर जब बढ़ जाएगी तो जल का अवशोषण भी बढ़ जाएगा, जल के अवशोषण की दर में भी वृद्धि हो जाएगी। तो बच्चों जब हम इसको पंखे के नीचे रख देंगे तो क्या होगा, जल जो है वो जल्दी जल्दी वाष्पित हो जाएगा और वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ने से जल के अवशोषण की दर भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है पादपों अथवा जंतु में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है। बच्चों
हमने पढ़ा था कि पादपों और जंतुओं दोनों में क्या हो रहा है, उपयोगी पदार्थों और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन शरीर में होता है। जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो अपने स्थान तक पहुंचाए जाते हैं, जबकि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, शरीर के विभिन्न भागों से इकट्ठा करके और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम कि पादपों और जंतुओं दोनों में पदार्थों का परिवहन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बच्चों इनकी जो सभी कोशिकाएं हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इस ऑक्सीजन से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होता है बच्चों कि परिवहन के द्वारा ही पचित भोजन पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। पचित भोजन पदार्थ क्या है बच्चों, हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, तो इसे शरीर के सभी भागों तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे क्या किया जाएगा बच्चों, उसे भी परिवहन के द्वारा ही शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसी तरह से बच्चों हमने पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर भी जल और खनिज लवणों का परिवहन पादप के विभिन्न भागों तक होता है और हरी पत्तियां जिस भोजन का निर्माण कर रही है उसे भी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो बच्चों ये किसके माध्यम से संभव है, परिवहन के कारण ही संभव है। इसलिए परिवहन जो है वो पौधों और जंतुओं दोनों के लिए ही बहुत आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। बच्चों रक्त के अंदर उपस्थित जो पट्टिकाणु होते हैं क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। जब कभी भी हमें चोट लग जाती है तो क्या करते हैं, पट्टिकाणु उस स्थान पर रक्त का थक्का बना देते हैं, जिससे क्या होता है, रक्त का बहना रुक जाता है। बच्चों यदि ये पट्टिकाणु नहीं होंगे तो क्या होगा, रक्त का थक्का बनना संभव नहीं होगा और यदि एक बार हमें चोट लग गई तो बहकर सारा रक्त बाहर निकल जाएगा। इसीलिए पट्टिकाणु का होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, रंध्र क्या है, रंध्रों के दो कार्य बताइए। बच्चों हमने पढ़ा था कि रंध्रों के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। अब ये रंध्र क्या होते हैं, पत्तियों की सतह पर बहुत ही सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जो क्या कहलाते हैं बच्चों, रंध्र कहलाते हैं। बच्चों इनके कार्य की अगर हम बात करें तो रंध्र के द्वारा क्या होता है, वायु का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस जो होती है इनका आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, इन रंध्रों के माध्यम से ही होता है। इसी के साथ साथ बच्चों ये जो रंध्र होते हैं ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन रंध्रों के द्वारा ही जल क्या होगा, बाहर निकलेगा और वाष्पित होगा। चलिए बच्चों ये हो गया प्रश्न हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है। बच्चों हमने पढ़ा था कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधों के लिए उपयोगी है। जो भी जल पौधे जो है वो अवशोषित कर रहे हैं मृदा से, तो संपूर्ण जल का प्रयोग वहां पर नहीं होता है। अतिरिक्त जल जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसी के साथ साथ बच्चों ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये पौधों को ठंडा रखने में भी सहायक होता है और इस वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा पौधों में एक चूषण यानी कि अभिकर्षण बल उपस्थित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी जो है वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों हम यहाँ पर कि जड़ों के द्वारा अवशोषित किए गए सारे जल का उपयोग पादप द्वारा नहीं किया जाता है। जो भी अतिरिक्त जल होता है वो वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है यानी कि वाष्पित हो जाता है। बच्चों पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है, एक चूषण बल यानी कि अभिकर्षण बल जो होता है वो निर्मित हो जाता है, जिससे क्या होता है बच्चों कि मूलों के द्वारा मृदा में से अवशोषित जल जो है वो अभिकर्षित होकर यानी कि खींचकर जो है वो तने और पत्तियों तक पहुंच जाता है। बच्चों अधिक ऊंचाई वाले जो वृक्ष हैं उनमें जो जल का ऊपर चढ़ना है वो इसी अभिकर्षण के कारण होता है। इस तरह से जल का परिवहन उनमें होता है। और बच्चों ये वाष्पोत्सर्जन है ये पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वाष्पोत्सर्जन है ये पादपों में बहुत ही उपयोगी कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बच्चों, रक्त के घटकों के नाम बताइए। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि रक्त के अंदर जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है और एक तरल जो है वो उपस्थित होता है। बच्चों क्या क्या है इसमें, रक्त कोशिकाएं जैसे कि आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरी है श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु जो होते हैं प्लेटलेट्स ये उपस्थित होते हैं। और जो द्रव अवस्था में बच्चों क्या होता है, प्लाज्मा जो है वो भी रक्त में पाया जाता है। इस प्लाज्मा के अंदर ही रक्त कोशिकाएं निलंबित रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि रक्त क्या करता है, उपयोगी पदार्थों का या अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, तो इसीलिए रक्त का होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों क्या लिखेंगे हम कि शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि रक्त क्या करता है बच्चों, शरीर में
ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो शरीर के विभिन्न भागों से आती है और क्या होता है, फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। बच्चों, रक्त क्या करता है, पोषक पदार्थों तथा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। इसी के साथ साथ बच्चों, जो रक्त है वो हमारे शरीर के तापमान को निश्चित बनाए रखता है। और बच्चों, रक्त जो है एक और भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्या करता है कि हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों और संक्रमण से बचाए रखता है। शरीर में होने वाली बीमारियां जो है और संक्रमण जो है उनसे सुरक्षा करता है। बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं ये क्या करती है, शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती है। तो इस तरह से रक्त जो है वो हमारे अनेक बीमारियों से सुरक्षा भी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि रक्त में उपस्थित जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है, एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। कौन सा होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के कार्य बताइए। बच्चों, हृदय क्या करता है, एक पंप की भांति कार्य करता है, जिससे क्या होगा, रक्त जो है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पंप हो जाता है, विभिन्न कोशिकाओं तक रक्त पहुंच जाता है। बच्चों, क्या लिखेंगे हम कि हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए किसके रूप में कार्य करता है, एक पंप के रूप में कार्य करता है और यह निरंतर अपना कार्य करता है, कभी भी रुकता नहीं है। बच्चों, हृदय कहाँ पर स्थित था, वक्ष गुहा में स्थित होता है और इसका जो निचला सिरा होता है ये थोड़ा बाईं ओर झुका होता है। और हमने पढ़ा था बच्चों कि हमारे हृदय का जो साइज है, आमाप है, वो लगभग हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। बच्चों, जो हृदय है वो 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर के 2 कक्ष क्या कहलाते हैं बच्चों, आलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। बच्चों, इन जो कक्ष हैं इनके बीच में विभाजन पट्टी का विभाजन दीवार होती है, जो क्या करती है बच्चों, ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रुधिर को परस्पर मिलने से रोकती है। इस विभाजन दीवार के द्वारा क्या होता है, जो ऑक्सीजन वाला रुधिर है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर है वो आपस में मिलते नहीं हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब भी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ वहां पर निर्मुक्त होते हैं और अधिकांशतः ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। क्या लिखेंगे बच्चों हम कि जब कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो निर्मुक्त होते हैं और अधिकांशतः ये पदार्थ कैसे होते हैं बच्चों, विषाक्त होते हैं, हानिकारक होते हैं और इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें शरीर से उत्सर्जित करना आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या बनाया है हमने, उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाया है। मानव का उत्सर्जन तंत्र है, क्या होता है बच्चों, इसमें 2 वृक्क यानी कि 2 किडनी होती है और प्रत्येक किडनी से क्या होता है, एक एक लंबी नलिका यानी कि मूत्र वाहिनी निकलती है जो आगे जाकर इस मूत्राशय में खुलती है। बच्चों, इस मूत्राशय के अंदर क्या होगा, यूरिन जो है वो कुछ समय के लिए इकट्ठा हो जाता है। बच्चों, ये जो मूत्राशय इसका जो आगे वाला सिरा है ये मूत्र मार्ग कहलाता है और ये मूत्र मार्ग जो है वो आगे एक छिद्र के रूप में खुलता है जिसे क्या कहते हैं, मूत्र रंध्र कहते हैं और इसी की सहायता से मूत्र यानी कि यूरिन जो है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और इसी के साथ साथ हमारा पाठ भी यहाँ पर पूरा हो गया है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।